हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का पाषाण काल की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारा पाषाण काल की यदि बात करें जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये हमारा इसका जो है पाँचवीं प्रैक्टिस सेशन है। और इस श्रृंखला में जो है यदि हम बात करें तो ये जो पांचवी प्रैक्टिस सेशन है, इसकी यदि बात करें तो इसके बाद जो है एक प्रैक्टिस सेशन और हम करेंगे और इसके माध्यम से हम जो पाषाण काल है जिसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेशन है और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन को और हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो है जो टोटल जितने भी प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि मैंने इतने जो 4 प्रैक्टिस सेशन कराए हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न टीजीटी, जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये पीजीटी हिस्ट्री में आया हुआ प्रश्न है, उसी प्रकार से जो भी पीजीटी या फिर टीजीटी या फिर यूपी पीसीएस आपने देखे होंगे कि कुछ प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में भी आए हुए थे। और कुछ प्रश्न जैसे एलटी ग्रेड वाले होते हैं, जो एलटी ग्रेड के टीचर बनते हैं, उनसे संबंधित एवं बात करें तो टीजीटी, पीजीटी एवं यूपी पीसीएस एवं बात करें तो एलटी ग्रेड एवं जो है और यूपी पीसीएस प्री वाले। ठीक है, तो इतने जो बड़े बड़े एग्जाम हैं इनसे संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, और मैं जो भी इनसे संबंधित प्रश्नों से संबंधित जानकारी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि आपने जो इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेशन है यदि आपने उनको किया है तो आपको जो है बाद में बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा और पाषाण काल के बारे में एक अच्छी समझ आपके जो है विकसित हो गई होगी। ठीक है, तो यदि बात करें तो इससे पहले हम 107 प्रश्नों को कर चुके हैं और इसके बाद इसमें लगभग हम 152 प्रश्न तक पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें हम जो है अपने पाषाण काल को समाप्त करेंगे। और जब हम समाप्त करेंगे तो यदि आप उन टोटल 6 वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आप जो है पाषाण काल के बारे में एक अच्छी समझ विकसित कर चुके होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जो है तो अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधी थी। इसमें पूछा गया कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो खाद्य उत्पादन वाली जो विशेषता है ये केवल और केवल नव पाषाण काल की विशेषता है, क्योंकि नव पाषाण काल में ही मनुष्य ने कृषि प्रारंभ की थी। इसके कारण जो खाद्य उत्पादन की विशेषता है मैंने आपको पहले भी आपको बताया था। तो ये नव पाषाण काल की विशेषता है और ये पीजीटी 2004 में ये पूछा गया था। अब हम इससे संबंधित जो भी व्याख्या उसको भी समझते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही और व्याख्या उसके साथ वो उससे भी महत्वपूर्ण है। नव पाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विशेष थी। जैसे इसमें कहा गया कि अपने पूर्व की संस्कृति जो पुरा पाषाण काल था एवं मध्य पाषाण काल था उससे यदि बात करें तो उसकी अपेक्षा अधिक विकसित संस्कृति थी। ठीक है, और इसी काल का मानव जो है खाद्य उत्पादक बना और वह कृषि कर्म से जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो कृषि करना प्रारंभ कर देता है और पशुओं को भी पालना प्रारंभ करता है व्यापक स्तर पर। इस काल में मानव खानाबदोश नहीं था। जैसे बात करें तो जो पुरा पाषाण काल है एवं मध्य पाषाण काल है, उन यदि बात करें तो उसके समय में जो है मनुष्य जो था वो खानाबदोश था। ठीक है, खानाबदोश था। और जो नव पाषाण काल है इसमें मनुष्य खानाबदोश नहीं था। और स्थायी निवास की भी ये जो विशेषता है ये भी नव पाषाण काल में ही सामने आती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 109वां। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी की बात करें तो जो जैसे गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था कि धान या फिर आपसे पूछा कि चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मैंने 2 स्थल बताए थे आपको। एक तो था कोल्डी हवा, जहाँ से 6000 ईसा पूर्व के जो है साक्ष्य मिले थे प्राचीनतम। ठीक है, चावल के। और दूसरा है लहुरा देव जो कि अब तक की जो नवीनतम खोज के अनुसार लहुरा देव जो है ये सबसे प्राचीनतम चावल के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो लहुरा देव है यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के जो है चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल लहुरा देव ही था। और बात करें यहाँ पर अगर मेहरगढ़ और कोल्डी हवा भी होता तो भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से ही मिलते हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं और कोल्डी हवा से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और लहुरा देव से जो है 8000 ईसा पूर्व के चावल के या फिर धान के साक्ष्य मिलते हैं।
अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ कि गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण लौहरा देव से मिलता है। जो लौहरा देव कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110वां, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड। मैंने इनके बारे में कई बार आपको जो पिछली वीडियोस हैं उनमें भी कई बार बताया था। यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो आपके जो मैक्सिमम प्रश्न है इस वीडियो के वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यदि बात करें तो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो श्रृंखला है प्रैक्टिस सेशन की, इसमें जो कई बार डबल आए हुए प्रश्न हैं वो भी इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो उनको बार बार करेंगे जिससे कि जो है आपको सभी याद हो जाए। ठीक है, तो यही हमारा जो है मिशन है कि आपको सभी याद हो जाए बस। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड को मिला था। तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड जो कि 1863 में रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड ने जो है तमिलनाडु के जो बात करें, तमिलनाडु का जो चेन्नई के निकट पल्लवरम जो स्थान है वहाँ से ही निम्न पुरापाषाणकालीन जो है औजार मिले थे। और क्या मिला था, तो हैंड एक्स, जिसे हम हस्त कुठार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड ने खोज की थी और पूर्व पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। और क्या खोजा था, तो जो है हैंड एक्स अर्थात जिसे कहते हैं हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार या फिर कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं। और कहाँ से खोजी थी, तो तमिलनाडु के पल्लवरम से। तो अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसको भी देख लेते हैं। 111वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो अभी हमने पढ़ा था तो उसमें दिया गया था लौहरा देव, लेकिन यहाँ पर लौहरा देव की जगह कोल्डिवा दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर जो है हमारा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य है, अगर लौहरा देव दिया होता तो लौहरा देव ही हमारा उत्तर होता, क्योंकि लौहरा देव जो है वो कोल्डिवा से 2000 साल पुराना है। ठीक है, तो लौहरा देव जो है वो कोल्डी हवा से भी 2000 साल पुराना साक्ष्य देता है, लेकिन कोल्डी हवा ये मतलब 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य देता है। तो बात करें तो यहाँ पर उत्तर जो है हमारा ऑप्शन डी था राइट आंसर। बिहार के चिरांद से क्या मिलता है, तो हम पढ़ लेते हैं। जो बिहार का चिरांद है यहाँ से हड्डी के बने हुए औजारों का जो है साक्ष्य मिलता है। और कश्मीर के बुरजहोम की यदि बात करें तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और जो है यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और गुजरात के लोथल की बात है तो यहाँ से एक गोदीवाड़ा मिलता है। और लोथल से हवन कुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो है युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से लोथल से कई सारे साक्ष्य मिले। और लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल है। अब हम आगे देख लेते हैं। यदि बात करें तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित कोल्डिवा नामक स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के साथ मिलते हैं। और जो है प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों में भूसी व पुआल में चिपके हुए धान के इन अवशेषों से व्यापक रूप से चावल की खेती के जो है प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 112वां प्रश्न। इसमें क्या है, प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि निरक्षर समाजों का इतिहास, दूसरा साक्षर समाजों का इतिहास, तीसरा सप्त समाजों का इतिहास, चौथा है नगरीय समाजों का इतिहास। अब इसको एक एक को देखते हैं, फिर हम अपने उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं वो लिखित प्रमाण में मिले ही नहीं है। जब लिखित नहीं मिले तो उनको पढ़ कहाँ से सकते हैं, तो जब पढ़ नहीं सकते तो मानव यहाँ पर निरक्षर अर्थात अनपढ़ था। ठीक है, तो यही हमारा पहला ही उत्तर है। निरक्षर समाज का इतिहास था प्राग इतिहास। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर लिखित प्रमाण मिलते ही नहीं है और ना ही उन्हें पढ़ा जाता था। तो इसलिए जो मानव था वो निरक्षर अर्थात जो है अनपढ़ था। और साक्षर समाजों का इतिहास, इसकी बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हालांकि वहाँ का मानव जो था वो साक्षर था, लेकिन वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई, तो वो साक्षर कह सकते हैं। सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको नगरीय समाज के अंतर्गत रखा जाता है। और बात करें तो सभ्य समाज यहाँ पर दिया गया है। जैसे जो मानव था, मानव की यदि बात करें तो जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप का मानव था वो
सभ्य नहीं था, असभ्य समाज से संबंधित था, क्योंकि वो नर बच्ची अर्थात मानव को भी खा जाते थे। लेकिन जो सभ्य समाज का इतिहास है वो एशिया महाद्वीप में मानव के जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो सभ्य समाज के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। हालांकि मैं आपके इसके बारे में दिखा भी देता हूँ जिससे और भी समझ आपको विकसित हो। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। प्राग इतिहास से आशय उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं कर पाया था। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो प्राग इतिहास काल का समय है इसमें मनुष्य को ना तो लिखित लिपि मिली है और ना ही वो पढ़ पाया है। इस प्राग इतिहास काल की सीमा में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। आगे चलकर सैंधव सभ्यता से किलाचर लिपि का प्रमाण मिलता है और वस्तुतः यह अघटनीय रही। अनंतर वैदिक काल, जो वैदिक काल आ गया, वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी, अर्थात श्रुत साहित्य था वैदिक काल में। जब हम वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित अच्छे से समझेंगे। इन दोनों कालों को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, वैदिक काल और जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कहाँ गया, और जो है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता है एवं वैदिक काल, इन दोनों को जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जो सैंधव सभ्यता है एवं वैदिक काल, इन दोनों के जो भी प्रमाण यहाँ से लिखित प्रमाण मिलते हैं उनको जो है हालांकि पढ़ा तो गया है, लेकिन उनकी जो लिपि है, लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। ठीक है, तो लिपि इसकी नहीं पढ़ी जा सकी और जो है यहाँ साक्ष्य जो है वो लिखित मिले हैं वैदिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। और वह काल जिसका इतिहास लिखित तथ्यों के आधार पर विदित होता है उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख देंगे, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो काल है, इसे महाजनपद काल से जो प्रारंभ होता है उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीनों ही चीज़ें समझ पाए होंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ। जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर मनुष्य जो था ना तो उसे लिखित जानकारी मिली थी ना ही उसने पढ़ पाई, तो इसलिए उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और जो बात करें आद्य इतिहास में क्या था, इसमें जो है लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन जो है मनुष्य उसको पढ़ नहीं पाया है, अर्थात जो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत वैदिक सभ्यता और जो है सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उनको रखा जाता है जहाँ पर लिखित साहित्य भी मिले, उनको पढ़ा भी जा सका है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 113वां। हथनौरा में पूर्व पाषाणी मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। जो हथनौरा है इसकी यदि हम बात करें तो हथनौरा से किसने खोज की थी, जो अरुण कुमार सोनकिया थे। अरुण कुमार सोनकिया ने होमो इरेक्टस प्रजाति का जो स्त्री का एक जो कपाल ढूंढा था, तो उसकी यदि बात करें तो वो हथनौरा से ही ढूंढा था, और जो कि पूरा पाषाण कालिक जो है मानव का था। ठीक है, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति का था। तो अरुण कुमार सोनकिया ने 1982, अर्थात मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि एक अच्छी समझ विकसित हो। और मैं आपको पहले इनके बारे में बता दूँ, जो HD संकालिया, इन्होंने प्रागैतिहास को जो है प्रागैतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन के रूप में कहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ऑफ प्रागैतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन किसने कहा है, तो HD संकालिया ने कहा है। और अब हम आगे देख लेते हैं, जो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया है व्याख्या में कि हथनौरा में पूर्व पाषाणी मानव के जीवाश्मों की खोज अरुण कुमार सोनकिया ने की थी और द्वारा की गई थी। ये स्थल नर्मदा घाटी के जो नर्मदा घाटी में जो कि पड़ता है होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है और नर्मदा घाटी में पड़ता है, अर्थात मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। और 5 दिसंबर 1982 को जब खुदाई की गई तो जो है होमो इरेक्टस प्रजाति की जो महिला का ये जीवाश्म मिलता है और जो है खोपड़ी का जीवाश्म मिलता है। किसका मिलता है, तो खोपड़ी का जीवाश्म मिलता है, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति की महिला का है, समझे। और आगे ये प्राप्त जीवाश्म मानव अवशेष का प्राचीन नमूना है। मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं जिससे आपको समझे। सबसे पहली बात कि हथनौरा में किसका साक्ष्य मिला है, तो एक होमो इरेक्टस प्रजाति की महिला का जो है 30 वर्षीय महिला का जो है कपाल मिला है। ठीक है, खोपड़ी मिली है। और जो हथनौरा है ये कहाँ है, तो नर्मदा घाटी में, और नर्मदा घाटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ये पड़ती है। ठीक है, और कब खोजा गया था, तो 5 दिसंबर 1982 को खोजा गया था। और किसने खोजा था, तो अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा था। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 114वां। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। अब हार्वेस्टर की यदि बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से जो है हार्वेस्टर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सॉरी मेहरगढ़ नहीं, बुरजोम, मैंने बुरजोम बताया था। जो हार्वेस्टर है बात करें तो मैंने आपको बुरजोम बताया था, मेहरगढ़ नहीं बताया।
तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो बुर्ज होम से ही हार्वेस्टर अर्थात जो आयताकार पाषाण उपकरण था, हार्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, तो उसके जो साक्ष्य हैं वो कश्मीर में बुर्ज होम से मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित और भी बातें हैं जो भी महत्वपूर्ण है। व्याख्या में समझ लेते हैं। फसल काटने के आयताकार पहाड़ जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, कश्मीर नवपहाड़ी जो कि कश्मीर में मिलते हैं और जो कि नवपहाड़कालीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ से प्राप्त प्रस्तर अर्थात पत्थर के उपकरणों में 2 छिद्र वाले हंसिए, गणासे, तकुए, गोफन पत्थर तथा पत्थर के उत्कीर्णक तथा तक्षक विशेष रूप से उल्लेखनीय। हालांकि हमें जो विशेष है उसको याद रखना जरूरी है। यहाँ से 2 छिद्र वाले हंसिए मिले हैं और गणासा भी मिला है, और हार्वेस्टर जो कि आयताकार पाषाण से बना हुआ है। तो जो हार्वेस्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 115वां। सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते। मैंने आपको बताया था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बुर्ज होम। जो बुर्ज होम है यहीं से जो है मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो बुर्ज होम है यहाँ से कई सारे प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि हार्वेस्टर के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी बुर्ज होम से ही मिलते हैं, ठीक है। और बुर्ज होम से बात करें तो यहाँ से जैसे मानव के अवशेषों का कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और बुर्ज होम जो है यहाँ से बात करें तो यहाँ से गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मनुष्य गड्ढे में रहकर रहता था। और गुफाकराल यहाँ से भी गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और जो चिरांद है, चिरांद की बात करें तो जो मेहरगढ़ है, सबसे पहले मेहरगढ़ की बात तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से कृषि के गेहूं एवं जौ के 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, 7000 BC के। और जो चिरांद है, चिरांद तो ये बिहार के सारण जिला में स्थित है। और मेहरगढ़ और बुर्ज होम, गुफाकराल, चिरांद ये चारों के चारों नवपहाड़ काल के स्थल हैं। और चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में पड़ता है, और यहाँ से हड्डी के बने हुए औजार मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें। एक बार इसको भी देख लेते हैं। व्याख्या बहुत ही जरूरी है क्योंकि व्याख्या से कुछ प्रश्न हमारे बन जाते हैं। बुर्ज होम जो है यहाँ से सवादान में मानव के अवशेष कुत्ते के साथ मिलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो है आगे बढ़ते हैं तो जो सवादान है, सवादान गर्त जो है अंडाकार होते थे, ठीक है। गर्त के किनारे चूने का प्लास्टर रहता था। और जो है मानव सवादानों के साथ साथ कुछ पशुओं के भी सवादान मिले हैं। तो वही बात हो रही है कि मानव के साथ कुत्ते या बकरे के दफनाए जाने के भी साथ मिलते हैं, जैसे जिसमें कुत्ते, भेड़िए, साकिन इस प्रकार के सवादान भी मुख्यतः मिले हैं। कुछ सवादानों में कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है, ये तो बहुत ही BBI है। और गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर या गड्ढों में रहने वाले स्थान जो कि गर्तावास के रूप में जाने जाते हैं, बुर्ज होम के जो है विशेषता रही है। और गुफाकराल की भी विशेषता रही है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में जो डी टेरा एवं पीटरसन थे, जो बुर्ज होम है इसकी खोज जो है वो डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी, ठीक है। डी टेरा एवं पीटरसन इनका नाम भी आता है और इन्होंने 1935 में खोज की थी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 116वां। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को हस्तकुठार मिला था। ये प्रश्न कई बार हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ते हैं, और हमें तो ऐसे समझ लीजिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल रट गया है। तो आप जो है इस प्रश्न को बार बार जब मैं इस वीडियो में लेकर आता हूँ तो आपको ये प्रश्न रट जाने चाहिए, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं, ये PGT हिस्ट्री 2009 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? PGT 2009 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को क्या मिला था? तो हस्तकुठार मिला था, जिसे हमने हस्तकुठार या फिर जो है हैंड एक्स के रूप में पढ़ा था। अब ये कहाँ से मिला था? तो हमने पढ़ा था पल्लवरम से ये मिला था, ठीक है। और रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने खोजा था। और अब हम आगे देख लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड हैं इनको जो है भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117वां। भारत में नवपहाड़ काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी के बने हुए औजार मिले हैं? मैंने आपको ये प्रश्न भी कई बार बताया कि सबसे ज़्यादा जो हड्डियों के बने हुए औजार हैं कहाँ से मिले थे? तो मिले थे चिरांद से, ठीक है। तो चिरांद बहुत ही हड्डी से बने हुए औजारों के लिए चिरांद बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये बिहार के सारण जिला में स्थित है, ठीक है। और जो है अब हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो चिरांद है इसकी बात करें तो नामक पुरास्थल जो कि नवपहाड़कालीन है। मैंने आपको कई बार बताया कि ये नवपहाड़ काल का स्थल है। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार के सारण जिला में।
यहाँ पर बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियों से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का जो उत्खनन है 1962-63 में जो है पी के सिन्हा ने इसका जो है उत्खनन किया था, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी समझ लेते हैं। एक प्रश्न जो है 118वां प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। यदि बात करें जब कोई भी स्थल है या कोई भी पुरातात्विक उत्खनन होता है किसी भी संस्कृति का, जब किसी भी संस्कृति का उत्खनन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पक्ष का विशेष ज्ञान मिलता है, तो इसकी बात आंसर जी, जो आंसर डी है इधर राइट आंसर है, संस्कृति के कालमापन का। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे उसके क्षेत्र विस्तार की कहाँ से मतलब कहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले थे और जो है भारत में लगभग 1000 स्थल मिले थे। तो उतनी विशेष बात नहीं होती, लेकिन जब उसका कालमापन पता लगता है तो हम अनुमान लगा पाते हैं कि एक किस समय या किस सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में है संस्कृति के कालमापन का। क्षेत्र विस्तार, आकार एवं स्वरूप, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसका होता है ज्ञान अर्थात कालमापन का। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें है व्याख्या में, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, अपितु इससे विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की खुदाई में किसी स्थान की लंबी लंबी खुदाई की जाती है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जितने भी प्रश्न है पीजीटी में आए हुए हैं और ये पीजीटी और टीजीटी के लिए तो बिल्कुल ये रामबाण क्लास है, और हालांकि मैं इससे पहले 4 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको भी जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 119वां प्रश्न है, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। जो पुरा पाषाण काल है इसका प्रमुख औजार क्या था, तो मैंने आपको बताया था। जैसे जो पल्लवरम है, पल्लवरम में सबसे पहले क्या खोजा गया था, तो रॉबर्ट ब्रिस्बेन ने हस्त कुठार खोजा था, जो कि पुरा पाषाण के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया था। और ये अभी हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सभी के सभी पीजीटी में आए हुए हैं, तो आप देख ही सकते हैं। और जो है मैं आपको व्याख्या में भी बता देता हूँ। पुरा पहाड़ युग के प्रमुख औजार जो कि हैंड एक्स है, इसे हथकुटार कहते हैं, क्लीवर, स्क्रैपर थे। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण हैंड एक्स, जो कि सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रिस्बेन ने जो है मद्रास के निकट पल्लवरम से खोजा था। इसके पश्चात जो है अतरमपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी तो अतरमपक्कम से भी जो है हस्तकुठार के या हैंड एक्स के जो है साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो और इसके बाद जो है समग्र रूप से इन क्षेत्रों के उपकरणों को मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अतरमपक्कम है ये भी मद्रास के निकट था, और जो पल्लवरम है ये भी मद्रास के निकट ही इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इन संस्कृति को मद्रासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 120वां प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। जो परिष्कृत औजारों का युग है ये उच्च पुरापहाड़ काल के मतलब माना जाता है। ठीक है, तो इससे हम इतना ही महत्वपूर्ण बात है। और जो उच्च पुरापहाड़ काल है इसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, इसको समझ लेते हैं एक बार व्याख्या इसकी। इसमें लिखा है कि उच्च पुरापहाड़ काल की को परिष्कृत औजारों का युग कहा जाता है। इस युग में जो होमो सेपियन मानव था, मानव द्वारा ब्लेड, जो मैंने बताया कि जो उच्च पुरापहाड़ काल है, उच्च पुरापहाड़ काल में जो सबसे प्रमुख मतलब औजार प्रयोग करने वाला था वो ब्लेड ही था। इसीलिए उच्च पुरापहाड़ काल की जो संस्कृति है उसे हम ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 121वां, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। जो प्राक हड़प्पा की यदि बात करें तो इनमें से देखा जाए तो प्राक हड़प्पा संस्कृति अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले की संस्कृति इनमें से कौन सी है, एक पूछा गया है। वैदिक संस्कृति ये देखा जाए तो वैदिक संस्कृति हड़प्पा के बाद है, तो ऑप्शन ए बी गलत है। सुमेरिया संस्कृति जो कि उसके समकालीन थी, और ईरानी संस्कृति ये भी उसके समकालीन थी, अर्थात जो कुल्ली संस्कृति है इससे पहले की संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी पीजीटी में आया हुआ 2010 में। और यहाँ से जो इसकी विशेष बातें एक बार उसको भी देख लें। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति, अब ये एक प्रश्न और बन गया है। जो कुल्ली संस्कृति है ये बलूचिस्तान, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुल्ली संस्कृति कहाँ स्थित है तो बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि दक्षिण में है। और प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इस संस्कृति के मृदभांड जो पांडु गुलाबी वर्ण के हैं और तथा इन पर लाल एवं काले रंगों का चित्रण किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 122वां, अनाज की उपज प्रथम बार आरंभ हुई थी। अब ये प्रश्न
अगर आपने आपको ये पता हो कि किसी के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले थे और किस युग से मिले थे, तो नवपाषाण काल से ही मिले थे। और इसीलिए जब नवपाषाण काल से कृषि प्रारंभ हुई थी तो अनाज की प्रथम उपज कहाँ से मिलेगी, वो भी नवपाषाण काल से ही मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए था राइट आंसर। अब इसमें जो भी विशेष बातें एक बार देख लेते हैं। अनाज का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ था। और इसमें कहा गया यही वह समय है जब मानव जो है कृषि एवं पशुपालन से परिचित हो चुका था। पशुपालन के जो बात करें तो जो पशुपालन है ये मध्यपाषाण काल की विशेषता है। हालांकि व्यापक स्तर पर पशुपालन जो है नवपाषाण काल में भी हुआ था। और कृषि तो नवपाषाण काल की ही विशेषता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी व मेहरगढ़ दो ऐसी नवपाषाणकालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा से चावल के और मेहरगढ़ से गेहूं के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123वां। अब जो है आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कई बार बताया है, तो मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने बताया था कि जब पूरा पाषाण काल है, जैसे पाषाण काल है, जो पाषाण काल है इसको जब हम 3 भागों में बांटा करते थे कि जो है पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद नवपाषाण काल। तो मैंने जब भी समझाया तो आपको तीनों ही लिखाए थे। तो मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। और इसके बाद बताया था कि जब नवपाषाण काल का जो अंतिम समय था इसके बाद आया था ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था। तो मैंने बताया था आपको कि ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण काल के बाद आता है। अब आप इनको क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल जो एक है, पहले आएगा पुरापाषाण काल, इसके बाद जो है मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल एक बाद 3 और इसके बाद नवपाषाण काल। तो 1 3 4 और 2, इसके बाद ताम्रपाषाण काल आएगा। तो यही क्रम आपको लगाना है। सबसे पहले जो पाषाण काल था इसमें सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, इसके बाद ताम्रपाषाण काल। तो 1 3 4 और 2, 1 3 4 2 किसमें है, 1 3, हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से जो क्रम है इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको जो है विशेष बातें हैं इनमें वो भी देख लेते हैं एक बार। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृतियों का नामकरण तिथि अनुसार है। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। मैंने अभी बताया था। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ होता है। पत्थर तथा तांबे का प्रयोग साथ साथ दिखाई देता है। इसीलिए जब ताम्रपाषाण काल है उसमें पत्थर एवं तांबा दोनों को प्रयोग साथ साथ दिखाई देता है, इसीलिए उसको ताम्रपाषाण युग या फिर चालकोलिथिक, इसको अंग्रेजी में चालकोलिथिक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा है कि ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो चालकोलिथिक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124वां। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इनकी यदि बात करें तो भारत में हम कई बार पढ़ चुके हैं। और यदि एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये प्रश्न बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो कि प्रागैतिहासिक के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने जो है पल्लवरम से सबसे पहले हस्तकुटार की खोज की थी, जो कि पुरापाषाणिक उपकरण था। ठीक है, और कब खोजा, तो 1863 में। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहास शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि जो शैल चित्रकला है या फिर शैलाश्चर्य है, ठीक है, तो इनके जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको भीमबेटका बताया था उसमें, और भीमबेटका ही इसका सही आंसर है। और भीमबेटका की बात करें तो यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल तीनों कालों के ही साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, तो आप ये देख सकते हैं। जो भीमबेटका है ये भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में ये स्थित है, और यहाँ से शैल चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 126वां। इसमें क्या कहा है इसको समझ लेते हैं। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्राक इतिहास अर्थात इसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहास के जनक कहे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, और यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है RB फोर्ड, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। HD संकालिया इन्होंने जो प्रागैतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन के रूप में कहा था। किसने कहा था, तो HD संकालिया ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। और इनके बारे में हम कई बार, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को तो कई बार पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के पास जो है
पल्लवरम से हैंडेक्स के साथ इनको मिला था। और उनके मित्र जो विलियम किंग थे, विलियम किंग ने अतरमपक्कम से पूरा पहाड़ काल के समय में 1 साल बाद जो विलियम किंग इनके मित्र थे रॉबर्ट विस्फोट के, उन्होंने 1864 में जो है हाथकुठार अर्थात जो है पूरा पहाड़ से संबंधित उपकरण खोजे थे। इन्होंने अतरमपक्कम से खोजे थे विलियम किंग ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 127वां, इसको पढ़ लेते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पहाड़ युगीन संस्कृति नहीं है? अब इसमें ये देखना है कि ये कौन सी ऐसी संस्कृति जो पाषाण युग अर्थात पाषाण काल से संबंधित नहीं है। और देखा जाए तो सोन संस्कृति, जो सोन संस्कृति है, सोन नदी घाटी की जो भी सभ्यता है, सोन नदी घाटी में जो भी स्थल मिले थे पाषाण काल के, तो ये भी है। ठीक है। मद्रासीन संस्कृति, अभी हमने पढ़ा था कि पल्लवरम एवं अतरमपक्कम जो भी यहाँ से जो है उपकरण मिले थे पल्लवरम या फिर अतरमपक्कम से, जो कि मद्रास के निकट स्थित है, तो मद्रासीन संस्कृति भी पहाड़ काल की संस्कृति थी। विंध्यन संस्कृति अर्थात विंध्य जो बात करें तो जो विंध्य क्षेत्र है जो कि पड़ता है बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी भी पड़ती है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो विंध्य क्षेत्र भी जो है पहाड़ युग के समय का था। और आगे यदि बात करें तो सोती संस्कृति, ये जो सोती संस्कृति है ये राजस्थान की संस्कृति थी और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की संस्कृति है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बाकी जो है ये सभी सोन, मद्रासियन, विंध्यन, ये तीनों की तीनों पाषाण काल की संस्कृति थी। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 128 में, इसको पढ़ लेते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, अर्थात जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था इसका मुख्य धंधा क्या था, तो इसको समझ लेते हैं। जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था ये पशुपालन तो जानता नहीं था, ये गलत हो गया। कृषि भी नहीं जानता था, मिट्टी के बर्तन बनाना भी नहीं जानता था। ठीक है। तो केवल और केवल शिकार करना जानता था। तो शिकारी अर्थात जो है खाद्य संग्राहक था और आखेटक था, तो यही इसका मुख्य धंधा था। तो ऑप्शन 128 का जो है बी इज द राइट आंसर। और ये सभी प्रश्न अब ये आश्रम पद्धति में जो भी लेक्चरर की वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित है। अभी हमने पहला भी पढ़ा था इससे पहले, वो भी आश्रम पद्धति। अब जो है आश्रम पद्धति वाले प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं और ये पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है। तो इसमें क्या है कि पढ़ लेते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार था, अर्थात वो शिकारी था। मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित था और वह कंदराओं में रहता था एवं कंदराओं, मचान एवं जो है मतलब इस प्रकार से रहता था। उसके निवास मुख्य रूप से नदियों के किनारे हुआ करते थे और ताकि पानी उपलब्ध हो सके और जो है अपने प्यास के लिए वह पानी उपयोग कर सके। ठीक है। तो पूर्व पाषाणकाल में कृषि नहीं होती थी, अर्थात कृषि के बारे में जानता ही नहीं था मानव, और ना ही जो कृषि का प्रमाण है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, नव पाषाणकाल से सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। तो कृषि के सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो नव पाषाणकाल से। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 129वां प्रश्न, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में किस विधि का उपकरण था? जो हस्तकुठार उपकरण है इसकी यदि बात करें तो ये बाईफेसियल था। बाईफेसियल अर्थात दो धार वाला था, मतलब दोनों तरफ इसमें धार होती थी, जो कि शिकार को मारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो हस्तकुठार जो कि एक बाईफेसियल था। अब इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें दिया कि परंपरागत रूप से भारतीय पूर्व पाषाण काल 2 उपकरण परंपराओं में विभाजित है। एक सोन या सोहन संस्कृति और है ऐशोली या फिर मद्रासी संस्कृति। तो जो ऐशोली संस्कृति है इसकी यदि बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और आगे हम समझ लेते हैं। तो मद्रासी संस्कृति में सोन या सोहन संस्कृति में बटिकासन या फिर मूल उपकरणों खंदक उपकरण परंपरा विद्यमान थी, जबकि ऐशोली या फिर मद्रासी संस्कृति थी इसमें हस्तकुठार एवं बिदाड़ी प्रमुख रूप से थे। हैंड एक्स जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध था जो है ऐशोली संस्कृति में, जो कि निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति थी। और 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के निकट जो है हथकुठार की खोज हुई थी, जो कि रॉबर्ट बोरेसफुट ने की थी। तो ये हम कम से कम 20 बार पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 130वां प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे? तो जो लघु पाषाण है इसकी यदि बात करें तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो लघु पाषाण अर्थात लघु पहाड़ को अंग्रेजी में कहते हैं तो माइक्रोलिथ पत्थर की सबसे विशेष बात क्या थी, तो ये मध्य पहाड़ काल की विशेषता है। तो यहाँ पर कौन सा है, मध्य पहाड़ी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। मध्य पहाड़ काल की संस्कृति। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लघु पहाड़ ऊपर जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, ये मध्य पहाड़ी संस्कृति का प्रमुख उद्योग। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को 131वां देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है 131वां प्रश्न, इसमें क्या लिखा है,
कि हैंड एक्स एवं क्लीवर। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ये जो हैंड एक्स है ये दक्षिण भारत की जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें हैंड एक्स एवं क्लीवर ये दक्षिण भारत की परंपरा थी, लेकिन संबंधित मैंने आपको बताया कि ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि हैंड एक्स एवं क्लीवर और जो है उत्तर भारत की परंपरा, मतलब उत्तर भारत में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते थे। तो मैं आपको एक बार बता दूं, ट्रिपल सी पास है, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबल एवं हैंड एक्स। जो क्लीवर एवं हैंड एक्स थे, क्लीवर एवं हैंड एक्स दक्षिण भारत के, और जो चॉपर एवं चॉपिंग है वो उत्तर भारत के। एक चौतरा स्थान है जो कि मध्य पहाड़ काल का स्थल है, चौतरा, उसका नाम है चौतरा। जो कि चौतरा की बात करें तो चौतरा जो है मध्य पहाड़ काल का स्थल है, और वहाँ से उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की जो भी संस्कृति है दोनों के साथ मिलते हैं। तो यहाँ का जो उत्तर है हैंड एक्स क्लीवर संबंधित है, ये निम्न पुरापाषाण काल के संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी था राइट आंसर। और ये जीआईसी लेक्चरर 2009 में पूछा गया था, जीआईसी लेक्चरर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में उपगढ़ सर्वप्रथम मद्रास के समीप पल्लवरम तथा अत्रेम्पक्कम से प्राप्त हुए। पल्लवरम तथा अत्रेम्पक्कम की बात करें तो इन दोनों से ही हैंड एक्स के जो है साक्ष्य मिलते हैं। इस साधारण पत्थरों से कोर एवं फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए संस्कृति के ऊपर हथकुटार, क्लीवर तथा स्क्रेपर हैं। तो इनको हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो कोर संस्कृति थी ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थी। फलक संस्कृति जो कि जो है मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित थी। और जो एक है यहाँ पर लिखी हुई नहीं, ब्लेड संस्कृति, बहुत ही उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 132वां। ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तव्य है, एक किसका कथन है। यदि हम बात करें तो ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तव्य है, ये मतलब एक कथन है, तो ये एच गोल्डन का कथन है। अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। आर्यों ने जिसका उपयोग सर्वप्रथम किया, आज भारतीय हिंदू धर्म में उसकी पूजा की जाती है, जैसे जौ, धान, आम्र तथा पल्लव तथा ताम्रपात्र आदि। ठीक है, इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एच गोल्डन ने कहा था कि ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तव्य है। तो हो सकता है ये कभी आगे भी पूछ लिया है, तो वहाँ पे इसको याद कर लें। ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तव्य है और ये एच गोल्डन ने कहा था। ठीक है, अब हम ये भी प्रश्न जीआईसी लेक्चरर 2009 में आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, मैंने आपको दिखाया नहीं। तो आर्यों ने जिसका उपयोग सर्वप्रथम किया था, आज भारतीय हिंदू धर्म में जो है उसकी पूजा की जाती है, जैसे जौ, धान, आम, इस प्रकार से पल्लव तथा ताम्रपात्र। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एच गोल्डन ने कहा था कि ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तव्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 133वां प्रश्न है, निम्न पहाड़ी स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। मैंने आपको बताया था कि जो कैटल पिट जो कैटल पिट है, इसकी बात करें तो ये महगड़ा से मिली थी। महगड़ा जो कि बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है महगड़ा। कोल्डीवा, महगड़ा एवं पंचो, तीन स्थल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है मिलते हैं, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो महगड़ा जहाँ से कैटल पिट अर्थात पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है तो महगड़ा से मिलता है। ठीक है, जो कि नवपाषाण काल का स्थल है। कोल्डी हवा से क्या क्या मिलता है, तो कोल्डी हवा से एक तो चावल के 6000 ईसा पूर्व प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और कोल्डी हवा से डोरी छाप मृदभांड के साक्ष्य भी मिलते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, और कोल्डी हवा से कई सारी चीज़ें मिली हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो इसके बारे में व्याख्या उसको समझ लेते हैं। महगड़ा, कोल्डी हवा तथा पंचो, मैंने अभी आपको बताया भी था। महगड़ा, कोल्डी हवा, पंचो, ये तीनों के तीनों बिंद क्षेत्र से संबंधित है। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, तो इलाहाबाद में बेलन नदी क्षेत्र में स्थित नवपहाड़ी पुरातात्विक स्थल है। महगड़ा से पशुबाड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। इनाम गांव, ये इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। इनाम गांव की बात करें तो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित था पुरास्थल, और जो है इसके साथ साथ जो है और भी थे। जैसे इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है, तो ये था जोरबे संस्कृति। जैसे मैं आपको बता दूं, जो कायथा संस्कृति है ये थी राजस्थान से संबंधित, जो कायथा ये मध्य प्रदेश से संबंधित थी। कायथा जो संस्कृति ये मध्य प्रदेश से संबंधित थी। आहड़ संस्कृति जो कि राजस्थान से संबंधित थी, और जो है जोरबे ये महाराष्ट्र की संस्कृति थी। रंगपुर जो कि गुजरात की। तो कायथा मध्य प्रदेश, आहड़ राजस्थान, और जो है आहड़ उदयपुर राजस्थान की थी, कायथा मध्य प्रदेश की, और जोरबे जो कि महाराष्ट्र से, और रंगपुर जो कि गुजरात की। तो अब इनाम गांव महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो जोरबे संस्कृति ही महाराष्ट्र की संस्कृति थी, तो इसलिए ऑप्शन बी था राइट आंसर। और जो इनाम गांव है ये एक ताम्रपाषाण कालीन साइट है। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में।
जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था उस काल को ताम्र पहाड़ काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ताम्र पहाड़ अगर उसको आप डिफाइन करेंगे, जैसे ताम्र पहाड़, ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पहाड़ का अर्थ होता है पत्थर, तो ताम्र पहाड़ अर्थात तांबे और पत्थर का जो जिस काल में प्रयोग हो रहा था उसे हम ताम्र पहाड़ काल के रूप में जानते हैं। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें इनामगांव, सोनगांव, नेवासा एवं दायमाद। ठीक है, तो इनामगांव, सोनगांव, नेवासा एवं दायमाद ये सभी जो है, नेवासा की यदि बात करें तो नेवासा जो है चिरकी नेवासा और बोरी 3 स्थल ऐसे थे जो निम्न पुरापहाड़ काल से भी संबंधित है, और नेवासा जो कि मध्य पहाड़ काल का जो है महत्वपूर्ण बिंदु मतलब महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, और इनामगांव, सोनगांव, नेवासा, दायमाद ये सभी जो है ताम्र पहाड़ काल से भी संबंधित है। अब इनके नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 135वां, महापहाड़ संस्कृति संबंधित है। जो महापहाड़ संस्कृति संबंधित थी इसकी बात करें तो ये लोहे से संस्कृति संबंधित थी। लोहे की बात करें तो अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, एटा जिला में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, और अतरंजी खेड़ा में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अतरंजी खेड़ा जो है और जखेड़ा, वहाँ से जो है लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और कब के मिलते हैं तो 1000 ईसा पूर्व के से लोहे के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं, और 1000 ईसा पूर्व किस काल का समय, तो उत्तर वैदिक काल का समय है। कांस्य से की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है कि कांस्य की सभ्यता थी। तांबा जो मनुष्य द्वारा सबसे पहला धातु प्रयोग किया जाने वाला तांबा था, वो हम आगे देख लेते हैं। और ये GIC लेक्चरार में 2009 में पूछा गया था। इसमें भी विशेष बात उसको समझते हैं। महापहाड़ संस्कृति का संबंध लोहा से है। लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में हुई थी। सैंधव वासियों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि आर्यों को इससे परिचित है। आर्य की बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में के जो आर्य थे उनको 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहे की खोज हुई थी, तो आर्य अर्थात परिचित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसा था वो सबसे प्रमुख धातु था, क्योंकि तांबा एवं टिन से मिला हुआ धातु को ही कांसा कहते हैं, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्योंकि लोहे की खोज हुई नहीं थी और तांबा एवं कांसा जो है प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था सिंधु वासियों द्वारा। तो इतनी बात आप समझे होंगे। 136वां प्रश्न है, जिसको प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ हैं, तो उत्तर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहीं स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं जहाँ से शैल चित्र भी मिलते हैं और शैलाशिरा भी मिलते हैं, और यहाँ से जो है ये बहुत ही भीमबेटका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न भी हम कई बार कर चुके हैं। अब हम आगे जो है महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यदि बात करें तो इसमें व्याख्या है कि भीमबेटका रायसेन जिला में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ करीब 500 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं? बहुत ही अधिक गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि लगभग 500 हैं। इसमें शैल चित्रों का पूर्व संसार बताया है। भीमबेटका की खोज जो है B.A. वाकड़कर, जो विष्णुधर वाकड़कर हैं, उन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। और भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो विष्णुधर वाकड़कर ने जो है खोज की थी। और जो है इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अर्थात यहाँ से जो पुरापहाड़ काल, मध्य पहाड़ काल एवं नवपहाड़ काल से भी संबंधित थी, और जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी समय भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो क्योंकि 1500 ईसा पूर्व के समय तक थी, अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी विद्यमान थी भीमबेटका, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 137वां, चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है। तो मैं यहाँ की जितने भी चावल के जो भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के ही 3 स्थल हैं, उन मैं आपको बता रहा हूँ। एक है जो है सबसे प्राचीनतम अगर पूछा जाए तो वो है उसका नाम है लहुरादेव। लहुरादेव जो कि संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं जो है लहुरादेव है, जो कि 8000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व। इसके बाद कोल्डीवा, जो कि जहाँ से 6000 ईसा पूर्व, यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, तो कोल्डीवा से मिलते हैं। और इसके बाद यदि बात करें जो है लहुरादेव हो गया सबसे प्राचीन। उसके बाद लहुरादेव सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था जहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद कोल्डीवा, जो कि कोल्डीवा से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और एक है महगढ़ा, तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, जो कि GIC लेक्चर 2009 में पूछा गया था। और इसके बारे में थोड़ा और भी देख लेते हैं। यदि हम बात करें तो नवपहाड़ युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेंसियस हुआ। इनको कहते हैं
लेन में सूर्य अर्थात इनको लावा सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें 1860 में टोंस नदी घाटी में इन्होंने उत्खनन किया था और जो है चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इन्हें मिले थे। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोल्डीबा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो लोहरा देव से भी प्राप्त हुए थे, जो कि नवीनतम खोज के अनुसार सबसे प्राचीनतम जो है लोहरा देव से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर लोहरा देव ऑप्शन में हो तो आप कोल्डीबा को आंसर ना दें। और मेहरगढ़, देखो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जैसे जो कोल्डीबा है, कोल्डीबा से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, और जो है लोहरा देव से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात सबसे प्राचीन इन तीनों में अगर देखा जाए तो वो है लोहरा देव। ठीक है, और अब मैंने आपको तीनों ही बता दिए, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? लोहरा देव। अब आप जो है अपने सेंस से भी लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड्डी की माता देवी मूर्ति प्राप्त हुई, जो 138वां है। हड्डी की माता देवी मूर्ति की प्राप्ति हुई तो बिंद घाटी के उच्च पूर्व पहाड़ काल की ये जो है हड्डी की माता देवी की मूर्ति मिली है। और एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। एलटी ग्रेड जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं जो विशेष है। बिंद घाटी में स्थित बेलन घाटी के लोहंता नाला क्षेत्र में ये प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लोहंता नाला क्षेत्र में ये प्राप्त हुई और ये उच्च पुरा पहाड़कालीन उपकरण से संबंधित है। और अस्थि निर्मित, अर्थात अस्थि को हड्डी कहते हैं, तो अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो कि संप्रति इसकी जो है कौशाम्बी संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पहाड़कालीन संस्कृति का समय लगभग 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 139वां, ब्लेड एवं ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। जो ब्लेड एवं ब्यूरिन है ये किस काल का है? तो मैंने आपको बताया जो ब्लेड संस्कृति है ये है उच्च पुरा पहाड़ काल की। तो उच्च में कौन सा है? ऑप्शन बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न है हमारा, किस नव पहाड़ी स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो मैंने आपको बताया था कि लोहरा देव जो दिया है तो आप लोहरा देव ही लगाएंगे। लोहरा देव से चावल के 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। महगढ़ा से भी चावल के हालांकि साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम लोहरा देव है। चिरान जो कि यहाँ से हड्डी के बने हुए औजार मिलते हैं, और जो कि लोहरा देव, चिरान, बुर्जहोम, महगढ़ा ये सभी के सभी नव पहाड़ी स्थल हैं। और बुर्जहोम इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देख लेंगे। 141वां प्रश्न है, मध्य पहाड़ी स्थल चौपानी मांडो स्थित है। जो चौपानी मांडो इसकी यदि बात करें तो ये इलाहाबाद के कोरांव तहसील में स्थित है। इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बूढ़ी बेलन के किनारे इलाहाबाद में कोरांव तहसील में। तो इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। मध्य पहाड़ी स्थल चौपानी मांडो इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी ने बेलन के किनारे स्थित है। इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, मध्य पहाड़ काल में पहाड़ के लघु उपकरण जिसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ये तो मध्य पहाड़ की सबसे विशेष विशेषता थी। और भारत में सबसे पहले लघु पहाड़ जो उपकरण है 1867 ईस्वी में जो है CL कार्लाइल ने खोजे थे। कहाँ से खोजे थे? तो बिंद क्षेत्र से खोजे थे। ठीक है, तो ये इसकी विशेष बात थी। और GIC लेक्चरर 2012 में पूछा गया था। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142वां, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको कई बार बताया कि शैल चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। और मैंने बताया कि शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है एवं शैल आश्रय पूछा जाए तो भी जो है भीमबेटका ही होगी। ठीक है, तो भीमबेटका बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ? तो रायसेन। ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। तो अब हम आगे देख लेते हैं। भीमबेटका के बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर बाकड़कर अर्थात जो BS बाकड़कर हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। और विष्णुधर बाकड़कर उनका नाम है पूरा। तो ये विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशाला प्राप्त हुई है। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। एक तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व के बीच के। और प्रथम स्तर में शिकार, नृत्य तथा हिरण, बारहसिंगा आदि, और द्वितीय स्थल में आखेटक और कृषक एवं ग्वाले के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेष बातें थी। पहला स्तर जो है 8000 से 15,000 ईसा पूर्व तक है, और इसमें जो है शिकार, नृत्य एवं हिरण, बारहसिंगा आदि के साक्ष्य मिलते हैं। और द्वितीय स्तर में आखेटक और कृषक, ग्वाले आदि के चित्र मिलते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143वां, इसमें क्या है? कालक्रम से लगाएं।
तो इनको कालक्रम से लगाना है। तो कालक्रम के अनुसार यदि बात करें तो जो पुरापाषाण काल है सबसे पहले उसको समझते हैं, इसके बाद जब हम समझ पाएंगे। जो पुरापाषाण काल है, ये जो पूर्व पाषाण युग है, ये पूर्व पाषाण जो पुरापाषाण काल है उसको जो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं जो पुरापाषाण काल है उसको निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल के रूप में बांटा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो जो पूर्व पाषाण युग है ये पुरापाषाण काल को ही कहा जाता है, जिसमें पूर्व लगा है उसको पुरापाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल सबसे पहला है, इसके बाद आता है जो है नवपाषाण काल। तो सी और डी, इसके बाद आता है कांस्य युग अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए जिसमें होगा अर्थात यहाँ पर सी डी बी के अनुसार नहीं, यहाँ पर 3 4 2 1 इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। सबसे पहले पुरापाषाण युग, इसके बाद नवपाषाण काल और इसके बाद कांस्य युग, इसके बाद लौह युग। ठीक है, तो यही क्रम है। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 144वां देखते हैं। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है और उनको हमें देखना है और उनको देखते हैं कि जो है इसमें क्या है। नवदा टोली, नाल, रोपड़ और कायथा, इनमें यदि चारों में देखें तो जो है जो पुरातात्विक स्थलों की सूची दी गई इसमें क्या है कि इनमें कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। इनमें से कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं, तो जो है जैसे नवदा टोली, ये नवदा टोली है, ये भी संस्कृति है। और इसके बाद यदि बात करें तो कायथा जो हमने पढ़ा था कि कायथा कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश। कायथा मध्य प्रदेश और जो है नवदा टोली ये दोनों जो है ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसकी विशेष बात थी। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी विशेषता भी पढ़ लेते हैं। उज्जैन के निकट काली सिंध के किनारे कायथा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित का उत्खनन 2 बार हुआ है और वहाँ ताम्र पाषाणिक बस्ती के 3 चरणों का पता चला है। ठीक है, तो प्रारंभिक काल 2400 ईसा पूर्व और 2120 के ईसा पूर्व के बीच मतलब माना जाता है। और नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली, तो नवदा टोली है, ये भी मतलब मध्य प्रदेश में ही है और ये भी ताम्र पाषाणिक बस्ती है। तो हमने पढ़ा था कायथा और नवदा टोली ये दोनों की दोनों जो है ताम्र पाषाणिक बस्ती हैं और यही यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ की मुख्य विशेषता चित्रित काले लाल मृतभान मिलते हैं नवदा टोली एवं जो है कायथा से। अब हम आगे देख लेते हैं जो 145वां प्रश्न है। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग सुरंग के छल्ले। अब मैं आपको इसको कई बार मैंने डिफाइन किया था कि जो महदहा है, महदहा से मैंने बताया कि जो है यहाँ से बूचड़ खाना अर्थात जो है कसाई खाना मिलता है। तो जो है कसाई खाना भी मैदाहा से ही मिलता है और मृग सुरंग के चिल्ले भी मैदाहा से ही मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी था राइट आंसर। और दमदमा से मैंने बताया था कि यहाँ से जो है 41 सवाधान के साक्ष्य मिलते हैं और जो है यहाँ से कब्र में तीन कंकाल भी मिलते हैं और मैदाहा से कब्र में 2 कंकाल मिलते हैं और दमदमा से हाथी दांत का लटकन मिलता है। और यहाँ से दमदमा, सरायनहरा, मैदाहा तीनों ही जो है प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और पटने इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र का है और ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है चित्रकारी के साथ मिलते हैं। ठीक है, पटने से जो कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। मैदाहा, दमदमा, सरायनहरा ये तीनों के तीनों जो है मध्य पाषाण काल से दमदमा, सरायनहरा और मैदाहा ये तीनों के तीनों मध्य पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन पटने जो कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। और ये कहाँ आया हुआ है तो यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था 2002 में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है अब हम आगे देख लेते हैं 146वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस नवपाषाणीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले। जो गर्त निवास के प्रमाण है हम कई बार इसको लगभग 20 बार इसको रिवाइज कर चुके हैं कि जो बुर्ज होम से ही और गुफा कराल से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे और हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 147वां। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड को कब मिला था। तो ये प्रश्न भी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं और इसका उत्तर है 1863 में रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड ने जो पल्लवरम जो इसकी बात करें तो कि चेन्नई के निकट जो पल्लवरम है वहाँ से जो है हस्तकुटार जिसको हम हैंडेक्स कहते हैं उसके साथ जो है साक्ष्य मिले थे जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, तो इसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे और इसको जो आगे पढ़ लेते हैं। वो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 148वां।
उच्च पुरापहाड़ युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा है ये प्राप्त हुई थी हमें, जैसे उसमें पढ़ा था कि विंध्य क्षेत्र के उच्च पूर्व पहाड़ युग से संबंधित थी, लेकिन जो विंध्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में भी पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। और बाकी यदि बात करें तो बाकी जो है अलग है। और इसमें ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। कब पूछा गया? तो 2004 में ये पूछा गया था। यूपीपीसीएस जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल का एग्जाम है। और इसमें हम देख लेते हैं जो भी विशेष है कि अस्थि निर्मित माता देवी की, जो अस्थि निर्मित या फिर हड्डी से बनी हुई माता देवी की मूर्ति इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाला से जो है प्राप्त हुई है, जो कि उच्च पूर्व पहाड़ काल की है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149वां, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक जो पूर्ण मानव था इसकी यदि बात करें तो इसको क्रोमैग्नोन की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस है ये उसी प्रजाति का मानव था जिसे क्रोमैग्नोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो निएंडरथल मानव, इसको समझ लेते हैं। जो निएंडरथल मानव था इसने समाधान जो है प्रथा को प्रारंभ किया था। निएंडरथल मानव जो कि जर्मनी के निएंडर घाटी से मिलता है, और इसने श्रम विभाजन भी जो है प्रारंभ किया था, और जो है ये आत्मा की अमरता में विश्वास करता था। अर्थात ये जो है बात करें आत्मा की अमरता में विश्वास करता था, और ये मनुष्यों का आदर भी करता था। ठीक है, तो ये इसकी विशेष बातें थी। और इससे संबंधित जो भी बातें एक बार देख लेते हैं। लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उड़ कटिबंध के घने जंगलों में जो है बाहर निकल आया। ठीक है, तो बाहर निकला है जिसके जहाँ पर वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथेकस कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो लगभग जो रामापिथेकस है ये पृथ्वी पर अवतरित पहले मानव के रूप में जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन मानव के रूप में रामापिथेकस ही जाना जाता है, जो कि जंगलों में रहता था, और जो है इसको आदि पूर्वज के रूप में नहीं जाना जाता। मैं आपको केवल महत्वपूर्ण बातें वो बता देता हूँ। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसकी बात करें तो इसको आदि पूर्वज माना जाता है, और ये दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में ये पाया गया था। दक्षिणी अफ्रीका के एक क्षेत्र है ट्रांसवाल क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ मिलते हैं, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसको हम आदि पूर्वज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आदि पूर्वज के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाना जाता है, लेकिन रामापिथेकस ये पहला मानव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो है आदि पूर्वज के रूप में नहीं जाना जाता। और आगे जो है इनसे समझ लेते हैं। जो पिथेकैंथ्रोपस है इसकी बात करें, और जो पिथेकैंथ्रोपस है इसको हम जावा मानव के रूप में जानते हैं, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था, जो कि जावा द्वीप इंडोनेशिया से मिलता है। और होमो इरेक्टस प्रजाति का एक मानव होता है जिसे सिनांथ्रोपस या फिर पाइकिंग मानव के रूप में जानते हैं, जो कि चीन में इसके साथ मिलते हैं। पाइकिंग मानव के साथ कहाँ से मिलते हैं? तो चीन से। और जावा मानव के साथ कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं जो है जावा द्वीप इंडोनेशिया से, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। और होमो इरेक्टस अर्थात जो वह मानव जो सबसे पहले सीधा खड़ा पुनः प्रारंभ हुआ था। निएंडरथल के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि जो है मृतकों का बहुत ही आदर करता था, और जो है ये समाधान सर्वप्रथम इसने ही प्रारंभ किए थे। ठीक है, लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ था, और जो है इसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। और ये होमो सेपियंस जो है बात करें जिसे हम क्रोमैग्नोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे क्रोमैग्नोन ये प्रज्ञ मानव था। प्रज्ञ मानव और होमो सेपियंस के नाम से भी जाना जाता है, और आधुनिक मानव भी कहा जाता है क्रोमैग्नोन को। ठीक है, और चॉन्सलैंड एवं ग्रिमाल्डी इसके अन्य भी उपजाति हैं इसकी। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां, इसमें दिया गया 150 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहली सूची और दूसरी सूची में मिलाना है। इसमें यदि बात करें तो सबसे पहले अगर आपको जो भी ऑप्शन पता हो उनके उत्तर आपको देना चाहिए। और इसमें यदि बात करें तो हमें 2 ऑप्शन जो है वो बहुत ही अच्छे दिखता है। एक है सरायना राय। ये सरायना राय की यदि बात करें तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित सरायना है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। और जो पटने की बात करें तो ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो इसका जो बी का ऑप्शन 1 है। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है पटने, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहले इन दोनों को मिलाते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात करें तो सरायना ए का 4 किसमें? ए का 4 2 में है। ठीक है, ए का 4 इसमें भी, ए का 4 पटने जो कि बी का 1 किसमें? केवल इसमें है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर।
अब केवल हमें 2 ही पता थे और 2 से ही हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि इसमें जो सैपाई है और मोहर जारी ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हालांकि हम भी मनुष्य हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब ही पता हो, तो हालांकि जो हमें पता थे उनसे ही हमने ये प्रश्न ले लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे 2 प्रश्न और करेंगे और फिर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 151वां और लास्ट जो है 152वें प्रश्न के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आम्रीय संस्कृति कहाँ विकसित हुई? जो आम्रीय संस्कृति है इसकी यदि बात करें तो जो आम्रीय संस्कृति इसको हम जो है जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। आम्रीय संस्कृति जो कि सिंध में पड़ती है, सिंध कहाँ है तो पाकिस्तान में ये है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है आम्रीय संस्कृति और जो है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि आम्रीय संस्कृति पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विकसित हुई। इसके अलावा सिंध प्रांत में कौन कौन है तो मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और जुदीरी दड़ो, कोटदेजी और अली इमरान, इस प्रकार के भी स्थल जो है मतलब सिंध प्रांत में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिले हैं हमें आदमगढ़ से और बागौर से। तो यहाँ पर आदमगढ़ नहीं बागौर दिया गया, तो बागौर से हमें मिलते हैं, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है बागौर। और जो मध्य पहाड़ काल का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए आपसे तो बागौर ही है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। और सरायनगर की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सरायनगर है। और यहाँ से मानव मतलब कवल में मानव के 4 कंकाल मिलते हैं, तो सरायनगर से मिलते हैं। और जो है यहाँ से गर्तावास एवं गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिलते हैं सरायनगर से। कोल्डीवा यहाँ से डोरी छाप मृतभांड मिलते हैं और चावल के 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा, जो कि कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो कि एक कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल है। और जो कालीबंगा है यहाँ से कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं और 2 फसलों को एक साथ बोए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल एवं बीके थापर ने और अमलानंद घोष, इन दोनों ने अमलानंद घोष एवं बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली। और कालीबंगा की यदि बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि मतलब दुर्गीकृत नहीं था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल प्राप्त हुए वो 2 नगरों में बटे हुए होते थे, तो ऐसा ये एकमात्र ऐसा नगर था कालीबंगा जहाँ से दुर्गीकृत ये नगर नहीं था। नहीं तो जितने भी स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में वो सभी ने उनका एक स्थल जो होता था पश्चिमी वाला वो दुर्गीकृत होता था, लेकिन कालीबंगा दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, तो इसकी विशेष बात थी। तो और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से जो है अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से युगल सभादान के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ से मिलती हैं और ये बहुत ही बीबीआई है। तो आशा करता हूँ कि ये हमारा लास्ट प्रश्न था और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम पहाड़ काल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट सेशन प्रारंभ होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता और उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इसी सीरीज में जैसे कि हमने लगभग 5-6 वीडियोस के माध्यम से हम जो है पहाड़ काल को पढ़े और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे और उसको डीपली भी पढ़ते हैं और एक कंप्लीट रिवीजन कर पाए हैं पहाड़ काल के बारे में। यदि आपने इन 6 वीडियो टोटल 6 वीडियो को जब आप देख लेंगे तो एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी और पहाड़ काल के बारे में आप जो भी प्रश्न आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।